अब हम मज़ीद जान लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की प्रॉब्लम पर। तो अगर हम लास्ट वीडियो की बात करें तो लास्ट वीडियो में अभी तक हमने प्रोडक्ट x के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट किया था, जिसमें सबसे पहले हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू देखी थी जो कि क्वेश्चन में भी अवेलेबल थी 4000 रुपीज़ की। अब ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है इसी को हमने कहा था कि ये मीन भी है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए जो हमने फॉर्मूला देखा था वो था स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने से 547.72 रुपीस की स्टैंडर्ड डेविएशन आई थी। अब इस स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने डिवाइड कर दिया था मीन से, तो हमें पता चल गया था कि इस प्रोडक्ट एक्स में जो रिस्क फैक्टर है वो हमारे पास 0.14 का आ रहा है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेसिकली रिस्क को मेजर करता है एक एवरेज यूनिट पर। तो यहाँ पे 0.14 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ चुका है प्रोडक्ट एक्स के लिए। अब हमने प्रोडक्ट वाई के लिए भी इसी तरह से कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट Y के लिए एनपीवी अवेलेबल है 2000, 3000, 4000, 5 और 6000। साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी के थ्रू यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही अवेलेबल है 4450 रुपीज़ की। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले हम उसी एनपीवी को लिख देंगे जो कि हमें क्वेश्चन में अवेलेबल है। उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू को लिख देंगे जो कि प्रोबेबिलिटी की बेसिस पर कंपनी ने कैलकुलेट की थी। अब हमने बात की थी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो टोटल होगा उसे हम कह देंगे कि ये है मीन। तो यहाँ पे भी हम उसी तरह से सम करके इस तमाम जो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं इनका टोटल कर लेंगे। तो अब जो मीन आ जाएगा वो आ जाएगा 4450। यहाँ पर तो हमें क्वेश्चन में अवेलेबल है। अगर क्वेश्चन में ना अवेलेबल हो और मीन के साथ मीन कैलकुलेट करना है और प्रोबेबिलिटी भी अवेलेबल है तो हमने x को, ये जो एनपीवी है इसे हम कहेंगे x, इसको मल्टीप्लाई कर देना है प्रोबेबिलिटी के साथ, तो तमाम एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ जाएंगी, उनका हमने टोटल कर देना है, तो ये हमारे पास मीन बन जाएगा या एक्सपेक्टेड वैल्यू बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने मीन को भी कैलकुलेट करना सीख लिया है। उसके बाद जिस तरह से हमने एनपीवी की डेविएशन देखी थी मीन से, इसी तरह पे यहाँ पे भी हम एनपीवी की डेविएशन देख लेंगे कि मीन से एनपीवी कितना डेविएट कर रहा है। मतलब एवरेज रिटर्न से जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, सॉरी एवरेज रिटर्न से ये जो एनपीवी हमारे पास आ रही है जिसके चांसेस हैं आने के, ये कितनी जो है वो डेविएट कर रही है, कितनी डिफरेंट है, क्या ज्यादा है या कम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2000 में से 4450 रुपीज को लेस कर देंगे, तो ये नेगेटिव 2450 रुपीज की डेविएशन आ जाएगी एनपीवी की मीन से। जिस तरह से हमने पहली कैलकुलेशन की है इसी तरह से हम बाकी की तमाम कैलकुलेशन को भी परफॉर्म कर लेंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से तमाम कैलकुलेशंस आ जाएंगी। अब यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखा था जिसमें हमने ये कहा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इक्वल हो जाएगी समीशन पी इंटू एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर की, और इसका हम फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पर जो P है, P था वो प्रोबेबिलिटी को नॉमिनेट कर रहा था, X जो है वो हमारा रिटर्न है और X बार जो है वो हमारा एवरेज रिटर्न है जिसे हम मीन भी कहते हैं। तो लास्ट वीडियो की तरह हम इस सारी अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए इस टेबल के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमने क्या करना है कि स्क्वायर डेविएशन ले लेनी है। स्क्वायर डेविएशन किस तरह से लेंगे कि 2450 रुपीज का हम स्क्वायर कर लेंगे 2 के साथ, तो ये हमारे पास स्क्वायर डेविएशन आ जाएगी। जिस तरह से हमने पहली स्क्वायर डेविएशन कैलकुलेट की है इसी तरह से हम बाकी तमाम भी कैलकुलेट कर लेंगे। सॉरी यहाँ पे हमने तमाम स्क्वायर डेविएशन जो है उसको लिख दिया है। इसी तरह से अब प्रोबेबिलिटी हमारे पास अवेलेबल है 0.05, 0.1, 0.4, 0.25 और 0.2 की। हमने वही प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लिख देनी है। मतलब दोनों प्रोडक्ट्स की कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए हमने कोई डिफरेंट काम नहीं करना, बल्कि जिस तरह हमने पहले कैलकुलेट किया था उसी तरह से हमने अगेन जो है वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेनी है। तो ये जब
हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए इसी तरह से स्क्वायर डेविएशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी के साथ, तो ये हमारे पास 3,0125 रुपीज आ जाएंगे और इस तरह से हम तमाम जो अमाउंट्स हैं उनकी वेटेड अमाउंट को कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हमने इसका समीशन कर लेना है, मतलब इसका सम कर लेना है, तो यहां पर हम इसका कर लेंगे सम, जो कि आ जाएगा 1.147 मिलियन रुपीस। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है, मतलब हमने इस फिगर का स्क्वायर रूट ले लेना है। तो अब यहाँ पर स्क्वायर रूट लेने से स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी 1071 रुपीस। अब हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू भी पता चल गई है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता चल गई है, तो यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू को भी सेपरेटली लिख दिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है उसको कैलकुलेट करना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन करके। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन जो है वो दोनों डिफरेंट है और यहाँ पे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट करेंगे 1071 स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो इसको हम करेंगे कुछ इस तरह से कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इज इक्वल्स टू 0.2407, जिसको हम 0.24 भी लिख सकते हैं। तो यहां तक हमने दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। अब अगर हम देखें तो कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन है एक प्रोडक्ट को बनाने का। अब यहाँ पर हमने कहा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी दोनों के डिफरेंट है और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों के कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट आ रही है। यहाँ पे 4000 है और यहाँ पे 4450 रुपीस की है। अब जब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कंपेयर नहीं की जा सकती, तब कंपनी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट करती है और उसके थ्रू अपने डिसीजन मेकिंग को परफॉर्म करती है। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का डिसीजन रूल क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेसिकली हमारे पास रिस्क को डिफाइन करता है कि सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोजेक्ट से या प्रोडक्ट से रिलेटेड कितना रिलेटिव रिस्क है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 0.24 का रिस्क आ रहा है, जबकि प्रोडक्ट X में 0.14 का रिस्क आ रहा है। और हमने जब भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के थ्रू डिसीजन मेकिंग करनी होती है, तो जो हमारे पास लोएस्ट रिस्क आ रहा होता है, जो लोएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ रहा होता है, कंपनी उस प्रोजेक्ट या उस प्रोडक्ट को चूज करती है कि उसमें कंपनी इन्वेस्ट करेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 0.24 जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो ज्यादा है, जबकि 0.14 का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो कम आ रहा है। तो कंपनी प्रोडक्ट X को चूज करेगी, प्रोडक्ट X में इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि इससे रिलेटेड जो रिस्क है वो कम है। बाकी अगर तो कंपनी रिस्क टेकर है तो हो सकता है कि वो 0.24 पर जाए, 0.24 वाले कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पर जाए, लेकिन अगर जनरल डिसीजन मेकिंग की बात की जाए तो वो 0.14 के मुताबिक कंपनी प्रोडक्ट X को मैन्युफैक्चर करेगी अगर कंपनी रिस्क एवर्सर है, मतलब रिस्क को अवॉइड करती है तब। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जान लिया कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और किस तरह से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के थ्रू कंपनी अपने प्रोडक्ट्स या प्रोजेक्ट्स को कंपेयर कर सकती है।